हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग के 2-3 मिनट ज़रूर देखो ये वीडियो। अगर आपको 2-3 मिनट में ये वीडियो अच्छी ना लगे तो आप बेशक मत देखना और डिसलाइक बटन भी दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग के 2-3 मिनट ज़रूर देख लो। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो या एचटेट की तैयारी कर रहे हो या डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की या जेबीटी की या कोई भी स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और इस वीडियो को आप ज़रूर देखो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हर टीचिंग एग्जाम में आता है, हर टीचिंग एप्टीट्यूड में इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो और एक और रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे बच्चे इसलिए नहीं देखते कि अरे 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं ये बात स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि आप खुद इतने समझदार हो दोस्तों। अगर 2 मिनट में, जैसे ये थंबनेल यूट्यूब पे डाल के आपने देखे होंगे कि 5 मिनट में की वीडियो देख के लाए 30 नंबर या 100 में से 100 नंबर, अगर ऐसा होने लग जाता तो कोई भी 100 में से 100 लेके बैठा होता, हर किसी के मार्क्स आए हुए होते। देखो, आपको यूट्यूब पे गाइडेंस मिल सकती है, एक आइडिया मिल सकता है, अच्छा मटेरियल मिल सकता है, अच्छा आइडिया मिल सकता है, लेकिन मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप खुद मेहनत करोगे। तो मेरी वीडियो देखने का भी फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप खुद उस पर मेहनत करोगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठना और बिल्कुल सावधानी के साथ वीडियो देखना और समझना, तभी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, आप जा सकते हो, ठीक है। और आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो तो एकदम सीरियस होकर बैठना, ऐसे नहीं सो रहे हो आप बेड पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। अच्छी तरह से बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो और जहाँ इंपॉर्टेंट लगे चीज़ें वो लिखते रहना, तभी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एस्टेट। और आप दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, साइंस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक ही मेरा है आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा मानना हमेशा ये रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को सोल्व करना, और वो भी बहुत अच्छी तरह से सोल्व करना, ठीक है। वो हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे किसी पेपर को सोल्व किया जाता है, पढ़ा जाता है उससे, और कैसे तैयारी की जाती है। तो दोस्तों, ये पेपर था 2019 में हुआ था, एस्टेट का पेपर। तो उसका क्वेश्चन पेपर ये है, और जो उसकी ऑफिशियल आंसर की आई थी वो भी हमने टिक किए हुए हैं। जो स्टार स्टार है, स्टार का मतलब है ऑफिशियल आंसर्स हैं ये, ठीक है। और जो ये राइट रॉन्ग लगे हुए हैं नंबर के ऊपर, ये सब कैंडिडेट ने टिक किए हैं। तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें स्टार पे, अगर आपको सही आंसर पता करना है तो स्टार है, ठीक है। तो दोस्तों, हर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो ना, टीचिंग का देख लो, तो 30 क्वेश्चन, कहीं पे 40, कहीं पे 50 भी क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप 11th-12th स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में नहीं करते, अनलेस आपने बीएड की हो। बीएड में ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है दोस्तों। राइट हैंड साइड पे इंग्लिश है और लेफ्ट हैंड साइड पे हिंदी में है, तो जिसको जैसा सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन तो करते ही रहूँगा आपको। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे खास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि मैं बाद में भी उसमें अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी इससे रिलेटेड अच्छी वीडियो होगी कोई और सब्जेक्ट्स की, उसके लिंक मिल जाएंगे आपको, या कोई भी इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डालूंगा। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को अपलोड होने के बाद इसके कैप्शंस भी मैं ऑन कर दूँ, क्योंकि कैप्शन से आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। उससे नीचे इंग्लिश में लिखाता रहेगा और आप उसको पढ़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। कि जो स्कूल का डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो भी लर्निंग को, वो भी सीखने को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो ये लर्निंग का कौन सा फैक्टर हुआ? तो पहला ऑप्शन है मैथडोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्या इसमें कोई मेथड है? स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल का स्टाफ है, वो कोई मेथड नहीं है, तो मैथडोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है। उसके बाद सोशल एस्पेक्ट,
दोस्तों जैसा कि आप स्टार से समझ गए होंगे, यही सही आंसर है। मैंने आपको जल्दी समझ में आ जाए और आइडिया लग जाए उसके लिए अंडरलाइन भी क्या है। देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन में ही हिंट छिपा होता है अगर आप उसको अच्छी तरह से समझोगे तो क्वेश्चन में देखो मैंने सेकंड शब्द पे अंडरलाइन किया हुआ है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक और सोशल ही आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी, पीपल, सोसाइटी, सोशल, तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा इसका आंसर यही है, ठीक है। इधर से भी आप पढ़ सकते हो सामाजिक, प्रजातांत्रिक, मतलब जैसा कि आपने फेमस पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसी होती है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। पीपल मतलब सोसाइटी, सोशल। तो सोशल आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा, सही आंसर है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्या इसमें कोई फिजिकोलॉजिकल चीज हुई है? नहीं हुई, तो ये गलत है ऑप्शन। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसमें कोई साइकोलॉजिकल चीज भी नहीं है, कोई भी मनोवैज्ञानिक चीज भी इसमें क्वेश्चन में हमने नहीं देखी। तो इसका सही आंसर क्या था? सोशल एस्पेक्ट। तो दोस्तों आपको कैसे तैयारी करनी है, कोई भी जब आप पिछला क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो ये नहीं बस क्वेश्चन पढ़ा और राइट आंसर वाले को याद कर लिया। आपको चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है कि चारों का मीनिंग पता करना है। क्या होता है अगली बार किस टॉपिक पे आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। मान लो अगली बार मैथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट पे दे दिया उन्होंने क्वेश्चन, या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे दे दिया, तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस। तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, जो इसके ऑप्शंस है ना वो भी चारों के चारों क्वेश्चन है। तो वो पूछ रहा है कि इन चारों क्वेश्चनों में से कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा रहेगा जो स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करेगा उनके पर्पस पे, ठीक है, उनके लिए सर्वाधिक सही है। हिंदी में भी आप देख सकते हो। तो कौन सा क्वेश्चन उन बच्चों के लिए सर्वाधिक सही है? तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ। कि हम बच्चे से, टीचर बच्चे से सवाल करे कि बच्चे आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्या ये क्वेश्चन बच्चे के लिए अच्छा हुआ? जैसे कैंडिडेट ने टिक कर दिया क्योंकि लाइफ की बात आई तो उसे लगा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टीचर ने ये सवाल पूछा तो बच्चे के लिए अच्छा हुआ, तो कैंडिडेट के टिक कर गया है, लेकिन ये गलत आंसर हुआ दोस्तों। सेकंड ऑप्शन देखो, हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टीचर बच्चे स्टूडेंट से कह रहा है कि बच्चे हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, मैनेज करोगे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो सब सही आंसर था वो था व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स। नंबरों को यहाँ पर महत्व दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस दी गई है, ग्रेड्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ध्यान रखना इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप ग्रेड्स को इंपॉर्टेंस देना और ग्रेड पे ही टिक मार के आना, यही सही आंसर होगा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो एरिक्सन, जैसे आप नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों, हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ राइटर्स फेमस हैं, तो इसी तरह से एजुकेशन में भी, ये चाइल्ड वाले में भी कुछ हैं जिनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एरिक्सन लिख लेना और इनके बारे में गूगल कर लेना, इन्होंने कि ये किस लिए फेमस है। बस स्टार्ट आप गूगल पे एरिक्सन लिखोगे ना, एरिक्सन, तो उसका स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइन है वही इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना भी आप ध्यान रख लोगे तो भी बहुत है। तो आगे हम देखते हैं एरिक्सन द्वारा कि इनमें से जो टीनेजर एक्सपीरियंस करते हैं तो कौन सी वो कॉम्प्लेक्स चीज़ एक्सपीरियंस करता है बच्चा। टीनेजर से आप समझ गए हो कि मतलब थोड़ा किशोर किशोरियाँ, मतलब 14, 15, 16 साल के बच्चे। तो पहला ऑप्शन आइडेंटिटी क्राइसिस, यही सबसे ज़्यादा है आजकल के बच्चों में। ये तो आजकल सच में ही बहुत ज़्यादा है, और ये पहला ऑप्शन बहुत सही है। तो आपको मैं समझाता हूँ, आजकल आपने खुद ही देखा होगा बच्चे, ये आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, उसके में भाई मेरे को लाइक्स चाहिए, मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, फॉलो बैक, लाइक मी, फेसबुक पे डालते हैं। लाइकों के पीछे इतने पागल हैं, ये लाइक करवाना, ये व्यूज करवाना, ये क्या है? ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही है दोस्तों, और आजकल की टीनेजर्स सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं इसे। आप भी सहमत होगी इस बात को लेके। तो दोस्तों यही आइडेंटिटी क्राइसिस है कि भाई मुझे लाइक कर देना, सब दोस्तों के पास जा जाके बोलेंगे सब मुझे लाइक कर दो। ये क्या है? ये बहुत ही गलत चीज़ है जो बच्चों में आजकल के आ रही है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही है, ठीक है। वो चाहता कि मेरे को सब जाने, मुझे सब लाइक करें, समझ रहे हो। फोटोशूट पे जाते हैं बच्चे,
आजकल के पता नहीं क्या हो गया है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही है, ये सच में क्राइसिस ही है, संकट ही है ये। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है बच्चों के लिए। सेकंड ऑप्शन है आइडेंटिटी अचीवमेंट। तो आपको पहला आंसर पता ही चल गया, अब बाकी भी आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। तो थर्ड का सही आंसर था ऑप्शन 1, आइडेंटिटी क्राइसिस। अब आ जाते हैं हम दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू पियागे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, एजुकेशन में 8-10 राइटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पियागे उनमें टॉप करते हैं, मैं तो कहूँगा आपके लिए। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके किसी भी एग्जाम में, तो पियागे के क्वेश्चन, उस पियागे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इनके बारे में तो जरूर सर्च कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको बता रही आगे के बारे में। देखो मैंने लिखा हुआ है, जीन पियागे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत काम किया, बहुत लिखा, काफ़ी सारी थ्योरीज लिखी। और सबसे ज़्यादा इनको जो ये फेमस है, किस लिए फेमस है, चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्होंने कुछ लिखा था। तो पियागेज 1936 थ्योरी ऑफ, अगले पेज पे है वो, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इतना भी आप याद कर लो कि जो पियागे हैं वो सबसे ज़्यादा किस लिए फेमस थे, उन्होंने 1936 में एक थ्योरी लिखी थी, कोग्निटिव, चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसके लिए काफ़ी ये फेमस थे दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको कोग्निटिव डेवलपमेंट तो आप सबको पता होगा, कोग्निटिव शब्द का बता देता हूँ। ये भी एक फेमस टर्म है जो कि चाइल्ड इस वाले सब टॉपिक में काफ़ी सारा आता है इससे क्वेश्चन रिलेटेड। तो कोग्निशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोग्निशन मतलब होता है गेट टू नो, किसी चीज़ को जानना, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, कोग्निशन इज डिफाइंड एज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। तो जो कोग्निशन होता है ना दोस्तों, वो एक मेंटल एक्शन है किसी चीज़ को समझने का, ठीक है, या जानने का। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसके बारे में प्लीज लिख लेना, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बैक टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू पियागे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से क्या चीज रिलेटेड नहीं है। तो इसमें नोट, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पे ना बच्चे गलती कराते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी। तो इसमें नोट पे ध्यान देना है हमको, नोट रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों आप खुद ही देखोगे, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग रिलेटेड है, ठीक है, वो पढ़ाई से रिलेटेड है चीज़, उस बच्चे की सीखने की, समझने की चीज़ से रिलेटेड है, हाइपोथेटिक है, रीजनिंग है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आइडियलिस्टिक रीजनिंग। देखो हाइपोथेटिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हाइपोथेटिकल मतलब किसी चीज़ की रीजनिंग या ऑब्जर्वेशन क्षमता, किसी चीज़ की ऑब्जर्व कैसे कर रहा है बच्चा उसे, ठीक है। तो ये ठीक है, ये तो होगा, ये हमको लेकिन बताना है नॉट रिलेटेड। सेकंड है आइडियलिस्टिक रीजनिंग। आइडियलिस्टिक मतलब दोस्तों, आइडियलिज्म क्या होता है, आइडिया, ठीक है, नाम में ही आ रहा है ना आइडिया। तो आइडिया क्या होते हैं, आइडियाज आर ओनली ट्रू रियलिटी, ओनली थिंग वर्थ नोइंग। मैं आपको आइडियलिज्म के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी गलतियां हुई हैं। स्पाशियल रीजनिंग, तो स्पाशियल रीजनिंग ये क्या है, लोकेलिटी से, किसी एरिया से रिलेटेड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू पियागे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। काफ़ी बच्चे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। इसमें क्या है, साफ साफ लिखा गया है कि नॉट रिलेटेड, तो हमको नॉट रिलेटेड पे ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल आपको पता ही होगा कि ये चीज़ है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये तो होता है रिलेटेड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन आइडियलिस्टिक रीजनिंग। आइडियलिस्टिक रीजनिंग में क्या होता है, आइडिया लगा के जो रीजनिंग करता है बच्चा, ठीक है, तो ये भी होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको नोट रिलेटेड बताना है। थर्ड है स्पाशियल रीजनिंग। स्पाशियल रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों,
जैसा कि आप हिंदी वाले ऑप्शन में भी देख पा रहे होगे, स्थानिक तर्कता, स्थान से रिलेटेड, किसी जगह से, मैंने लिखा भी हुआ है लोकेलिटी, किसी एरिया से रिलेटेड की रीजनिंग, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आती दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3, स्पाशियल रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को? लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिम्युलेट एंड एनकरेज वन अनदर इज कॉल्ड। कि ऐसी लर्निंग सिचुएशन जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर एक दूसरे को एनकरेज करें, उसको क्या बोलते हैं? तो क्या उससे दोस्तों आपके लिए मैं देखो, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा, एनकरेज। और पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? टीम टीचिंग। दोस्तों आपको एनकरेज सबसे समझ में आ गया होगा। देखो, टीम टीचिंग तो नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, क्योंकि वो एनकरेज कर रहे हैं एक दूसरे को, टीच नहीं कर रही। ठीक है, टीच आपको वही कर सकता है जिसके पास उस चीज के लिए नॉलेज है, उसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, वही आपको टीच कर सकता है। एनकरेज आपको कोई भी कर सकता है, आपका दोस्त, आपका भाई बहन, मम्मी पापा, हर कोई एनकरेज कर सकता है, लेकिन हर कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा वही दे पाएगा जो उसमें स्पेशलाइजेशन की हो जिसने। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन भी कौन दे सकता है? एक इंस्ट्रक्टर ही इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है, वो एनकरेज कोई भी कर देगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन देगा? एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर ही दे सकता है। ठीक है, जिसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। उसके बाद आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो एनकरेज और कोऑपरेटिव, एनकरेज और कोऑपरेशन ही आपस में रिलेटेड शब्द है दोस्तों। साफ साफ पता चल गया हमको, मैंने बताया ना क्वेश्चन में हिंट छिपे हुए होते हैं। तो एनकरेज मतलब कोऑपरेट करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ही वही तो एनकरेजमेंट भी होता है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 3, कोऑपरेटिव लर्निंग। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, तो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चंस एंड डायरेक्शंस इज। कि उस इंस्ट्रक्शनल तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम दोस्तों। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चंस एंड डायरेक्शंस इज। कौन सी स्ट्रेटेजी है वो जिसमें बच्चों को एनकरेज किया जाता है समझने के लिए टीचर की सहायता के साथ? ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? डिस्कवरी लर्निंग बोलेंगे? नहीं, कुछ डिस्कवर थोड़ी कर रहा है, कुछ नई चीज थोड़ी खोज रहा है। सेकेंड ऑप्शन है गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। जब मैं एग्जाम मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ, विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर, असिस्ट कर रहा है वो, उसको गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो यही सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम, ऑप्शन 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम दी थी? नहीं दी थी, बट मैम ने ही हेल्प करी है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड भी नहीं है, और कोई प्रोजेक्ट बेस्ड भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि उसी में टीचर हेल्प कर रही है, मतलब गाइड कर रही है। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इस पे खास तौर पे ध्यान देना, इनकरेक्ट पे। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। कि जो विकास है वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। तो सही बात बोली गई है। हमको क्या बताना है आंसर में? इनकरेक्ट। ठीक है, लेकिन ये तो सही बात बोली है डेवलपमेंट के बारे में, कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, और वो प्रिडिक्टेबल भी होता है। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हमको पता चल जाता है ना कि भाई भाई 1 साल में बच्चा चलने लग जाएगा, डेवलप करेगा। 2 साल में ये बच्चा बोलने लग जाएगा, 3 साल में ये बच्चा दौड़ने लग जाएगा। हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो भी करता है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न भी है वो। तो ये बात सही है डेवलपमेंट के बारे में। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पे
ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। तो वो कह रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, वो सभी एक जैसे होते हैं डेवलपमेंट में। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है चीज़ों को, कोई बच्चा जल्दी डेवलप कर जाता है, और कोई बच्चा थोड़ा लेट कर पाता है। और कोई कोई बच्चे तो बेचारे ऐसे होते हैं जो कि कभी डेवलप नहीं कर पाते, जो कि बाय बर्थ से जिनको कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो यही इनकरेक्ट ऑप्शन है, और सेवन्थ का हमको इनकरेक्ट ही बताना था। तो सेवन्थ का ऑप्शन 2 है सही आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है वो, कि जो डेवलपमेंट है वो इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। वो हेरिडिटरी का प्रोडक्ट है। क्या वो हमको मतलब वंशज ही मिलता है? वंशज मतलब जैसे माता पिता किससे ही मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आपने देखा होगा जिसके माता पिता बेचारे थोड़े कमजोर हो तो उसका बच्चा भी कमजोर ही, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं तो लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर माँ बाप कमजोर हो तो बच्चा भी कमजोर ही हो जाता है कभी कभी। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? डेवलपमेंट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो दोस्तों देख लो, मैंने आपको बताया था पहले पियागे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में रीड कर लेना। एक और क्वेश्चन आ गया पियागो पे, था शायद तीसरा क्वेश्चन है पियागे से रिलेटेड। तो क्या कहता है हमारे से क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू पियागे के अनुसार एडोस्केंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस इज। तो क्या बोला जाता है, जो बच्चे होते हैं ना, किशोर बच्चे होते हैं, वो किसी बात को इवेल्युएट कर लेते हैं बिना रियल वर्ल्ड से रिलेट किए। तो इस क्षमता को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रोपोजिशनल थॉट। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोपोजिशनल थॉट। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस क्या होता है, और कॉग्निटिव मैपिंग क्या होता है, और डिसेंट्रेशन क्या होता है, इसको आप खुद गूगल करें और लिखें और समझें। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे से क्या कहता है? अ चाइल्ड्स डाइट अफेक्ट हाउ टोल द चाइल्ड ग्रोज एंड इवन हाउ इफेक्टिवली द चाइल्ड कैन थिंक एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। कि जो बच्चे की जिस प्रकार की डाइट है, अगर वो अच्छा खान पीन है उसका, तो उससे बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि वो कितना लंबा होगा और कितना मैच्योर्ड होगा, कितना समझदार होगा। तो बिल्कुल भाई, खान पान का तो बहुत ही असर पड़ता है। इन दिस एग्जाम्पल डेवलपमेंट इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो कि जो ये एग्जाम्पल दिया है इसमें जो डेवलपमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है? वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस हो रही है दोस्तों। हेरिडिटी तो क्या होता है? जो कि माता पिता से हमको मिलता है, मतलब बॉडी टू बॉडी। इसमें खाना पीना नहीं आएगा, हेरिडिटी में खाना पीना नहीं आता, ये अंदरूनी शरीर का आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड है इन्वायरमेंट। तो बिल्कुल जो डाइट है वो एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। डाइट किसका हिस्सा है दोस्तों? इन्वायरमेंट का। तो नाइन्थ का सही आंसर क्या है? इन्वायरमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों जैसे पियागे थे वैसे ही एक हैं कोलबर्ग्स। तो कोलबर्ग भी, इन्होंने भी, इनकी भी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, और ये इनकी से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनके बारे में भी आप सर्च कर लेना और पढ़ लेना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, इन कोलबर्ग्स थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी में एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। कि जो मोरल डेवलपमेंट है बच्चे की वो इंटरनलाइज्ड है, वो बाहर की चीज़ों पे आधारित नहीं है, वो अंदर की चीज़ों पे आधारित है जो मोरल डेवलपमेंट है। तो ये कौन से स्टेज पे, कौन से लेवल पे बताया है कोलबर्ग ने? प्री कन्वेंशनल लेवल पे बताया? नो। कन्वेंशनल लेवल पे बताया? नो। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे बताया? सही, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे दोस्तों। और एज ग्रुप भी डिवाइड है। प्री कन्वेंशनल का क्या होता है? छोटी एज, फिर थोड़ी बड़ी एज, और पोस्ट कन्वेंशनल और भी बड़ी एज। आप इसके बारे में पढ़ो और लिखो गूगल से। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी और कन्वेंशनल का क्या मतलब है। और एज ग्रुप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्री कन्वेंशनल लेवल की क्या एज होती है, कन्वेंशनल लेवल की क्या एज होती है। तो वो आप खुद लिखें और कमेंट में भी लिखें। ठीक है, मैं देखूंगा किसने कमेंट किया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11वां क्वेश्चन कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड एडोलसेंस एज। Adolescence is that span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood,
मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली। कि एडोलसेंस एक वो स्टेज है जिसमें जो बच्चा है वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, मतलब और बड़ा हो रहा है, वो एडल्ट बन रहा है, बच्चे से एडल्ट हो रहा है, ठीक है। मेंटली भी और इमोशनली भी, सोशली भी और फिजिकली भी। ये डेफिनेशन किसने दी थी एडोलसेंस की? तो ये डेफिनेशन दी है दोस्तों A.T. जर्सील्ड ने। तो दोस्तों ये आपको नाम बहुत याद करने पड़ेंगे। मैंने बोला था ना 8-10 राइटर हैं, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि 11th का आंसर A1 आ गया तो इसको ही नाम याद कर लिया A.T. जर्सील्ड। इन चारों के नामों को याद करना पड़ेगा और चारों के बारे में गूगल करना कि A.B. हरलॉक किस लिए फेमस है, I.P. डविस किस लिए फेमस है, और डेविस और H. सोरेनसन किस लिए फेमस है, और कमेंट भी करना, ठीक है, मैं देखूंगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो जैसे ये 4-5 नाम है ऊपर, ऐसे ही एक थे गार्डनर। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स इज नोन एज। कि दूसरे की का मूड क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, कि किस इंटेंशन से वो क्या बात बोल रहा है, इस बात को समझना, इस बात को डिटेक्ट कर लेना क्या कहलाता है। क्या इसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं? क्या भाषिक बुद्धि है ये? भाषा में तो बस भाषा समझना होता है, लेकिन इसमें किस किस को समझने की बात बोल दी उसने? मूड को भी, टेम्परामेंट को भी, मोटिवेशन को भी, इंटेंशन को भी। तो लिंग्विस्टिक नहीं है। लिंग्विस्टिक में खाली क्या आता है? भाषा, कि उसने कुछ हिंदी में या इंग्लिश में, संस्कृत में बोला, उसकी वो भाषा समझ गया। तो इसमें भाषा के बारे में बात नहीं हो रही, इसमें सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मोटिवेशन, मूड, टेम्परामेंट, सबके लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद आता है हम सेकंड ऑप्शन पे, बॉडीली। क्या ये बॉडी लैंग्वेज है? क्या किसी का जो मूड क्या है उसका, ये क्या बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा? नहीं पता चलता, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर आ जाता है हम थर्ड ऑप्शन। तो देखो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इंटरपर्सनल और क्वेश्चन में भी अंडरलाइन किया हुआ है। रिस्पोंड करना, रिस्पोंड किसको करोगे आप? किसी और को। और इंटरपर्सनल का मतलब क्या? इंटरपर्सनल, एक दूसरे के उस पर, ठीक है। और अदर्स का मतलब भी हो गया दूसरे। तो थर्ड और इंटरपर्सनल भी मतलब हो गया दूसरे, अपने और दूसरे। तो 12th का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये एक टॉपिक था सेम। देखो तो इसमें राइटर ही राइटर आए हैं सारे ज्यादातर, ठीक है। तो राइटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं राइटर से, जिनको याद रहेंगे ना वो स्कोर कर जाएंगे मार्क्स। तो अब स्टार्ट होता है एक अलग टॉपिक है। इसमें क्या है? बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी के डिसऑर्डर्स के बारे में बात है। जो आसान भाषा में कह लो तो कुछ बीमारी टाइप के इन भी हमको पता होना चाहिए। बच्चों को आगे पढ़ाना है, टीचर बनना है, तो आपको बच्चों को समझना होगा, उनको क्या परेशानियां हैं, किस टाइप की परेशानियां हैं, वो आपको पता होगा। तो आप अच्छे से उनको हैंडल कर पाओगे और उन्हें समझा पाओगे और उनको भी समझ पाओगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 13 क्वेश्चन उसी से शुरू होता है। तो क्या कहता है ये कि चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव अ विजुअल एक्विटी बिटवीन, कि किन बच्चों को लो विजन बच्चा बोला जाता है? तो बच्चों जिसका विजन 20/70 से लेके 20/200, मतलब 20/70 से लेके 20/200 तक होता है, उसको, उस बच्चे को हम बोलते हैं लो विजन का बच्चा है। तो दोस्तों ये आप गूगल करना कि विजन को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे पानी को लीटर, भार को किलोग्राम, दूरी को मीटर, तो सबको नापने का अलग अलग तरीका है ना। इसी तरह से विजन को नापने का ये एक नंबर में नापते हैं। 20/70 जैसे जिसका होगा से लेके 20/200 उसको बोलेंगे भाई उसका विजन लो है। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए और गूगल कर लेना और याद भी कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और जो ये थर्ड कैंडिडेट ने टिक किया है ना 6/6 विजन, जहां तक मुझे पता है 6/6 विजन मतलब होता है बिल्कुल जिसकी आंख ठीक होती है, ठीक है। बाकी आप भी कमेंट करके बताना इस बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें भी वही है कि चाइल्ड सिम्टम्स व्हेन ही शी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क, एक्ट इम्पल्सिवली, इग्नोरिंग सोशल रूल्स एंड लैशिंग आउट विद हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड इज इंडिकेशन ऑफ। वो किस चीज का इंडिकेशन है? कि जब जो बच्चा है वो फोकस नहीं कर पा रहा है और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? अटेंशन। मैंने ऊपर देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है और आप खुद भी समझ जाओगे कि कैन नॉट स्टे फोकस, उसका फोकस नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? उस बच्चे का अटेंशन नहीं है। तो सही आंसर क्या है हमारा? 14 का ऑप्शन 1।
सही आंसर है। ठीक है, अगर लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम समझते हैं क्या कह रहे हैं। स्लो लर्नर, क्या हम उसको स्लो लर्नर बोलेंगे? वो बच्चा जो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कुछ भी बोलने लग जाता है, एकदम नाराज हो जाता है, तो वो स्लो लर्नर नहीं है। स्लो लर्नर तो वो होते हैं जिनको स्लोली समझ में आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे तो वो थोड़ा गुस्सा हो जा पा रहा है और फोकस नहीं कर पा रहा, वो अटेंशन में ही आएगा। ठीक है, मेंटली रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेशन जो मानसिक तौर पे थोड़े कमजोर होते हैं, वो भी नहीं है वो बच्चा गुस्सैल है और अटेंशन नहीं है उसका, तो वो फोकस वाला जो है अटेंशन ही सही आंसर है, ये ऑप्शन 3 आंसर नहीं होगा। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एमनेशिया है उस बच्चे को। एमनेशिया मतलब क्या होता है? जिस बच्चे को भूलने का डिसऑर्डर होता है, जल्दी चीज़ें भूल जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये बच्चा एमनेशिया का शिकार है। तो इस केस में वो भी नहीं है, जिस केस में सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को अटेंशन की कमी है, वो फोकस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में, जैसे चारों ऑप्शन थे ना, इन चारों के बारे में अच्छे से हमको ज्ञान होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम में पता नहीं किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मान लो एमनेशिया ही आ जाए कि बट बताओ एमनेशिया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमनेशिया मतलब होता है कि भूलने का डिसऑर्डर। जो बच्चा चीज़ें भूल जाता है उसको बोलते हैं ये, इसको एमनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 15th क्वेश्चन में कहता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल is used when students approach the learning material in a way that helps them understand the meaning of the materials। कि दैट देखो मैंने एग्जाम अंडरलाइन किया हुआ है लर्निंग स्टाइल, कौन सा लर्निंग स्टाइल, और अंडरलाइन किया हुआ है दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड, जो बच्चों को समझने में बहुत हेल्प करे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सही फोर्थ, डीप स्टाइल। अगर बच्चों को हम डीप स्टाइल में पढ़ाएंगे तो वो जल्दी समझेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप सबको पता है कि आपको डीप स्टाइल में पढ़ाओगे तो वो जल्दी समझेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं प्रैक्टिकल स्टाइल, ये क्यों गलत हो गया? प्रैक्टिकल स्टाइल में दोस्तों प्रैक्टिकली हम चीज कराते हैं उसे। ठीक है, ये भी इससे भी लंबे समय तक वो याद रखेगा, प्रैक्टिकल करके तो याद रखेगा, लेकिन समझना है तो डीपली करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो डीपली ही सही है। इम्पल्सिवली क्या होता है और सरफेस स्टाइल क्या होता है? सरफेस स्टाइल क्या हो गया? बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, बस ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे तो बिल्कुल उसको ज्ञान नहीं मिलेगा और वो जल्दी भूल जाएगा, सरफेस स्टाइल उसको बोलते हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन है। सिर्फ उसका 15th का सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन 4, डीप स्टाइल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी दोस्तों वही राइटर के नाम आ गए हैं और आपको ये जरूर याद करने पड़ेंगे। स्किनर, सीगलर, चारों जो ऑप्शन है, पियागे और बंडूरा, ये चारों राइटर हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 16th में क्या हो गया? क्या आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है वो वाइगोट्स्काई ने लिखी है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 को दोबारा बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं हम दोस्तों। डैश इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोट्स्काई इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो वाइगोट्स्काई ने लिखी है, तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने लिखी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने लिखी है? क्या ये स्किनर ने लिखी है, या सिजलर ने लिखी है, पियागे ने लिखी है, या बंडूरा ने लिखी है? तो ये बंडूरा ने लिखी है दोस्तों। लेकिन आपको इन चारों पांचों के नाम के बारे में पता होना चाहिए, वाइगोट्स्काई के बारे में भी, स्किनर के बारे में भी, सिजलर के बारे में भी, और पियागे के बारे में भी, और बंडूरा के बारे में भी। राइटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देख लो आपके सामने ही कम से कम भी नहीं तो 6-7 क्वेश्चन हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th। स्पीकिंग और राइटिंग इज सच अ वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स इज नोन एज द, कि इस तरह से बोलना या लिखना कि दूसरे पर बहुत ही अच्छा और गहरा प्रभाव पड़े, तो उसको क्या बोला जाता है? क्या ये ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है? नहीं, ग्रामर तो आप सबको पता क्या होता है, ग्रामर का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोनीमीन्स ऑफ लैंग्वेज है ये, भाषा का ध्वनिग्राफ है। क्या आप तेज बोलोगे या फिर चिल्ला के बोलोगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आपको कोई पागल बोलेगा। अगर आप जोर से चिल्ला के बोलोगे तो भी आप पागल हो, और अगर आप बिल्कुल मंदा बोलोगे तो भी कहेंगे कितना पागल है, बोल ही नहीं रहा। ठीक है, नॉर्मली आपको बोलना पड़ता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड,
प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये क्या है, भाषा का व्यवहारिक रूप है। प्रैग्मेटिक्स की हम बोलते हैं ना भाई उसका प्रैग्मेटिक्स बड़ा स्ट्रोंग है, कुछ भी बोलता है वो सामने वाले बंदे पे बहुत ही प्रभाव पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द टर्म इंक्लूजन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, किसी को शामिल करना, कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है। ठीक है, किसी चीज को शामिल करना कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल स्कूल। स्पेशल नीड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही मान लो दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको भी बोलेंगे स्पेशल नीड का बच्चा है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो स्पेशल नीड का बच्चा है। कोई बेचारे चल नहीं पाते, काफ़ी टाइप के बच्चे होते हैं दुनिया में, तो दोस्तों उन्हीं को बोला जाता है कि स्पेशल नीड के बच्चे हैं। तो इस ऑप्शन में क्या बोला कि स्पेशल नीड वाले बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेज दिया। आपने स्पेशल नीड का बच्चा था इसलिए उसको स्पेशल स्कूल में भेज दिया, तो आपने तो उसको अलग कर दिया ना, भगा दिया आपने वहां से, इंक्लूड कहाँ किया, तो ये इंक्लूजन नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही नहीं है। आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल क्लासरूम ऑफ स्कूल। जो स्पेशल नीड का बच्चा था आपने उस बच्चे की स्पेशल क्लास लगा दी। आपने क्या किया, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बिठाया, उसको इंक्लूड नहीं किया, आपने अलग से एक और कमरा बना दिया और उसमें अलग से पढ़ाया, तो आपने तो उसको अलग कर दिया, अलग कर दिया ना, आपने उसको शामिल कहाँ किया अपने साथ, तो ये भी इंक्लूजन नहीं है, ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 हम पढ़ते हैं, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन रेगुलर क्लास। कि जो स्पेशल नीड का बच्चा था आपने उसको रेगुलर क्लास में बिठाया ज्यादातर समय के लिए, आपने ज्यादातर समय के लिए बिठाया, लेकिन पूरे समय के लिए नहीं बिठाया, आपने उसको कुछ समय के लिए अलग किया, तो ये भी शामिल करना नहीं माना जाएगा। अच्छी तरह से आपने उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि आपने थोड़े टाइम में उसको हटा दिया था, भगा दिया था अपनी क्लास से, तो ये भी इंक्लूजन नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं हम, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फुल टाइम इन द रेगुलर क्लासरूम। कि जो स्पेशल नीड का बच्चा था आपने उस बच्चे को पूरा टाइम रेगुलर बच्चों के साथ, जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं के साथ बिठाया और उन्हीं के साथ पढ़ाया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने उस बच्चे को इंक्लूड किया, यही एक इंक्लूजन का एग्जाम्पल है। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 19th, पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंट। जो पारुल एक बच्ची है वो जो अबव इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें एवरेज पे है, ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक है, बच्ची होशियार है। आगे क्या कहता है वो, हाउएवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग्स, सोशल साइंसेस एंड साइंसेस आर वेरी लो। लेकिन जो पारुल है उसके जो मार्क्स हैं, ग्रेड्स हैं रीडिंग में, पढ़ने में, स्पेलिंग लिखने में, सोशल साइंस में और साइंस में बहुत कम आते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो पारुल है हर मैथ ग्रेड्स आर क्वाइट हाई एंड हर राइटिंग स्किल्स आर एडिक्वेट। कि मैथ में उस बच्चे के बहुत ही शानदार मार्क्स आते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, और वो लिख भी काफ़ी अच्छा लेती है। ठीक है, कुछ मन में जो चल रहा है, कोई स्टोरी लिखना, वो अच्छे से लिख देती है उसको। तो मैथ में अच्छी है बच्ची और लिखने में भी अच्छी है। तो क्या, लेकिन उसको स्पेलिंग सही नहीं लिख पाती और रीड सही से नहीं कर पाती, साइंस और सोशल साइंस नहीं कर पाती। तो इसको कौन सा डिसऑर्डर है, क्या बोलेंगे कि पारुल को क्या हुआ है? क्या पारुल को डिसकैलकुलिया हुआ है? दोस्तों डिसकैलकुलिया बोलते हैं उस बच्चे को जिस बच्चे की मैथ्स वीक हो। कैलकुलिया से समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन मैंने लिखा हुआ है, कैलकुलेशन मैथ्स, जिसका मैथ कमजोर होता है उस बच्चे को बोलते हैं उसको डिसकैलकुलिया है। लेकिन यहाँ पे पारुल में हमको बता दिया गया था मैथ में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो पारुल को डिसकैलकुलिया नहीं है। डिसकैलकुलिया उसको होता है जिसको मैथ्स नहीं आ पाती। सेकेंड ऑप्शन, डिसग्राफिया। दोस्तों ये डिसऑर्डर्स हैं, ये इस पे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो जितने भी तरह के ये डिसऑर्डर लिखे हुए हैं सबको लिख लेना और अच्छे से गूगल भी कर रहे हो और मेरा भी सुन लो, मैं भी समझा रहा हूँ क्या होते हैं। डिसकैलकुलेशन समझ में आ गया, फिर आते हैं डिसग्राफिया पे। तो डिसग्राफिया वो होते हैं जो कि राइटिंग एबिलिटीज को इफेक्ट करते हैं।
ठीक है। कोई बच्चा जो लिख नहीं पाता, बिल्कुल ही नहीं लिख पा रहा, सही से नहीं लिख पा रहा, या फिर हैंड राइटिंग इसकी बहुत गंदी है, या स्पेलिंग नहीं बना पा रहा है सही से, या फिर जो वो सोच विचार करता है वो भी नहीं लिख पा रहा, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। लेकिन पारुल को डिस्ग्राफिया भी नहीं है, क्योंकि जो पारुल है उसकी स्पेलिंग तो जरूर बेशक गलत लिखती हो, लेकिन राइटिंग स्किल फिर भी ठीक है। जो वो सोचती है, वो कहानी सोचती है, वो कहानी लिख देती है। लेकिन डिस्ग्राफिया उन बच्चों को बोलते हैं जो अपने जो विचार जो मन में चल रहे हैं ना उसको भी नहीं लिख पाते वो, ठीक है। तो पारुल को डिस्ग्राफिया भी नहीं है। उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों? डिसलेक्सिया होता है लेट टॉकिंग, लर्निंग न्यू वर्ड्स स्लोली एंड अ डिले इन लर्निंग टू रीड। डिसलेक्सिया का जो फेमस एग्जांपल है, जो मूवी आपने देखी होगी तारे ज़मीं पे, उसमें जो ईशान जो बच्चा था, उस बच्चे को डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? जो बच्चा बहुत ही लेट बोलता है, चुप चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, या लेट बोलता है तो वो नए शब्द सीखने में भी उसको दिक्कत आती है, उन बच्चों को बोला जाता है कि उसको डिसलेक्सिया है, ठीक है। तो पारुल को डिसलेक्सिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, डिसफेसिस। डिसफेसिस मतलब क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। डिसफासिस उसको भाई पास नहीं पड़ा, डिसफासिस, PHASIS को फासिस बोल लो आप। तो फासिस किससे रिलेट करे? पासिस से। वो पास नहीं कर पाती, वो जो बोलना चाहती है ना किसी और को, बोल नहीं पाती, वो कम्युनिकेशन में डिसऑर्डर है उसके, उन बच्चों को बोला जाता है डिसफासिस, ठीक है। तो वो भी नहीं था पारुल को। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। कि भाई कल्चरल बायस, बायस का मतलब पता है ना, कि किसी एक बच्चे के प्रति आपको ज़्यादा सहानुभूति होती है। काफ़ी बार बच्चों में ये रहती है शिकायत कि भाई टीचर्स है ना गर्ल्स को नहीं मारते, बॉयज़ को मारते हैं, तो ये भी एक बायसनेस है, ठीक है। बायस हो रहे हैं, वो गर्ल्स के प्रति बायस हो रहे हैं। तो बायस शब्द का मतलब समझ गए आप? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड, कि जो बायस चीज है वो ना हो, उसको अवॉइड करें, कल्चरल बायस ना हो। तो किस असेसमेंट स्ट्रेटेजी में ऐसा होगा कि हम किसी के प्रति बायस ना, हम सबके लिए बराबर हो गए। तो सबसे एग्जांपल अच्छा क्या है उसका? पहले ऑप्शन क्या कह रहा है? एसेस स्टूडेंट्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। हमने सभी बच्चों को अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिखे और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया जिसमें सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, और वही टेस्ट लिया सब बच्चों का, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे बायसनेस नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अगला सेकंड ऑप्शन देखो, आपको फर्स्ट ऑप्शन और भी ज़्यादा समझ में आएगा सेकंड के बारे में जब बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि जो मास्टर था ना, उसने ही यूज अ सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, उसने एक सिंगल टेस्ट ले लिया बच्चों का, लेकिन इससे बायसनेस होगी दोस्तों। मान लो क्या पता उस सर ने, टीचर ने मैथ का पेपर ले लिया सब बच्चों का, पूरी क्लास की मैथ का ले लिया, और जिसके मैथ में 10 में से 10 आ गए उसको तो बोल दिया भाई बहुत अच्छा बच्चा, और जिस बच्चे के 10 में से 0 नंबर आ गए उसको बोल दिया भाई बहुत ही नालायक। लेकिन ये तो भाई बायसनेस हो गई ना, क्योंकि क्या पता वो जिस बच्चे के मैथ में 0 आए हैं वो इंग्लिश में अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है। तो आपने उसका इंग्लिश का तो टेस्ट लिया नहीं, मैथ का ले लिया, तो ये तो आपने बायस हो गए उसके साथ। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, सिंगल टेस्ट लेना एक अच्छा तरीका नहीं होता, इससे बायसनेस होती है कि कोई बच्चा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होगा तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा, और जो नालायक होगा वो सब्जेक्ट में तो उसके लिए बुरा हो जाएगा, तो ये एक बायस चीज हो जाएगी। ऑप्शन 3, एज्यूम दैट एथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी। कि ये मान लें कि ये इसको वंशज में मिला है, इस वजह से इसको नहीं आ रहा, तो ये भी गलत बात है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो। दोस्तों पोर्टफोलियो का मतलब तो वैसे होता है अलग अलग, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करो, मतलब अलग अलग टाइप की कंपनीज ले लो, इंडस्ट्रियल भी ले लो, सर्विस सेक्टर की भी कुछ कंपनीज ले लो, ऑटोमोबाइल्स की भी कुछ कंपनीज ले लो, एजुकेशन सेक्टर की भी ले लो, पोर्टफोलियो बना लो। पोर्टफोलियो मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को असेंबल करना, ठीक है। तो अगर पोर्टफोलियो से टीचर एसेस करे बच्चे को तो ये एक अच्छी चीज मानी जाएगी, ठीक है, वो बायस चीज नहीं होगी। लेकिन इसमें शब्द क्या यूज कर दिया? अवॉइड, इसने अवॉइड कर रहा है पोर्टफोलियो बनाना, तो अवॉइड कर दिया तो गलत बात हो गई।
हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें तो बल्कि पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिक्स करके फिर टेस्ट लेना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार का कोई बाइज्ड डिसीजन नहीं आएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्काय अ रेंज ऑफ, देखो वाइगोट्स्काय दोबारा आ गया, पहले भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अ रेंज ऑफ टास्क too difficult for the child to do alone but possible with the help of adults and more skilled peers। तो दोस्तों ये जो peers शब्द है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने काफ़ी बार देखा है। तो आपको peer का पता होना चाहिए। peer मतलब होता है दोस्तों सेम एज ग्रुप के बच्चे, ठीक है। peer का मतलब क्या हो गया, सेम एज ग्रुप के बच्चे, मतलब 4-5 साल के बच्चे हैं वो भाई उनका एक peer ग्रुप है, 4-5 साल का ग्रुप हो गया। भाई 10-12 साल के बच्चे हैं उनका एक पीयर ग्रुप है, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस टाइप के टास्क या इस टाइप के सवाल या क्वेश्चन या कोई प्रोजेक्ट जो बच्चे के लिए मुश्किल है, नॉर्मल बच्चे के लिए वो मुश्किल है, लेकिन वो बच्चा किसी की मदद अगर उसको मिले, पेरेंट्स की मदद मिले, अपने दोस्त की मदद मिले, तो वो उसको कर देता है। तो ऐसे टास्क को क्या बोला जाता है, तो ऐसे टास्क को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग टास्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कैफोल्डिंग टास्क। तो ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी स्टूडेंट्स फैमिली पीयर्स एंड, देखो दोबारा पीयर्स शब्द आ गया, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना आपको पीयर्स के बारे में, तो अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है, लिख लेना इसको। तो पीयर्स एंड स्कूल एटसेट्रा इन्फ्लुएंस हिज हर डेवलपमेंट एंड दे बिलोंग टू द, कि जो ये जो पूरी चीज़ है कि बच्चे की फैमिली, बच्चे का पीयर ग्रुप और बच्चे का स्कूल, ये किसको बिलोंग करते हैं, किस सिस्टम को बिलोंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या, ये क्रोनो सिस्टम है। नहीं दोस्तों, क्रोनो तो किससे रिलेटेड होता है, डेट से रिलेटेड होता है। आपको ही पता होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी मतलब डेट, तो ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है। ये क्रोनोलॉजी स्टूडेंट की फैमिली या फिर पीयर ग्रुप या स्कूल से रिलेशन, इसका कुछ नहीं है दूर दूर तक। क्रोनो का शब्द का मतलब होता है डेट, ठीक है, काल, समय। इस पे मीम्स भी बनते हैं, अगर आपने देखा तो ऐसे लिखते हैं ना मीम वाले, क्रोनोलॉजी समझिए, तो मतलब टाइम समझिए, पहले वो हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ, वो होता है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी ये नहीं है जो क्वेश्चन में दिया था, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2, क्या ये माइक्रो सिस्टम है दोस्तों, यस, इसको माइक्रो सिस्टम बोला जाता है कि बच्चे का माइक्रो सिस्टम है, उसकी फैमिली माइक्रो में आती है, पीयर ग्रुप भी माइक्रो में आता है और स्कूल भी माइक्रो में आता है दोस्तों। और मैक्रो सिस्टम में क्या आ जाता है, बाहर की दिन दुनिया सारी की सारी आ जाती है मैक्रो सिस्टम में, बड़े सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल एडिशन हेल्प्स मल्टीप्लीकेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, कि जब हम बच्चे से कह देते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर देते हैं, मान लो किसी को मुझे मल्टीप्लीकेशन, मान लो कोई बच्चे को ऐड समझा रहा हूँ मैं, लेकिन वो उसको ऐड करना नहीं आ रहा, मतलब 5 को 10 बार, मैंने कहा 10 बार जोड़ के बता क्या आएगा, लेकिन उसको नहीं समझ में आया, तो मैं उसको बोलूँगा अगर आप इतनी बार ऐड नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो उसको 10 से, तो भी सही आंसर आएगा। तो एक चीज को दूसरी चीज से समझाना, जमा को गुणा से समझाना, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से समझाना, उसको क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंशियल। उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, सीक्वेंशियल। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुइटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। दोस्तों सबसे पहली बात तो ध्यान किस पे रखना है कि नोट, कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है, किसके लिए अच्छा नहीं है, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। कि जो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गिफ्टेड चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों गिफ्टेड चाइल्ड, जहां पे भी शब्द आ जाए ना गिफ्टेड चाइल्ड, इसका मतलब हमेशा अच्छा माना जाता है कि वो बच्चा बहुत ही होशियार है, इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड है भाई, ये तो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है। तो उस गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए क्या चीज़ अच्छी नहीं है, स्पेशल क्लासेस। तो भाई स्पेशल क्लास करवाएंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन की, तो वो तो अच्छी बात होगी ये तो, लेकिन हमको क्या बताना है, नॉट सुटेबल, अच्छी ना हो, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल मतलब उपचार करना, किसी का कोई कमी है, उस कमी पेशी को ठीक करना, तो वो तो यार खुद ही गिफ्टेड है, उसमें क्या कमियां छाटोगे आप,
तो कमियां निकालना तो गलत बात हो जाएगी दोस्तों, और गलत ही हमारे को बताना था, नॉट सुटेबल बोलना था ना। तो ऑप्शन 2 ही इसका सही है आंसर। एसलेशन शब्द का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, स्पीड अप करना बच्चे को, ठीक है। वो गिफ्टेड चाइल्ड है, तो अगर हम आप उनको उसको थोड़ा जल्दी समझाएंगे तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो तो गिफ्टेड है, जल्दी जल्दी समझ जाएगा तो ज़्यादा चीज़ कवर कर लेगा, ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेगा, तो एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या हुआ है कि एनरिचमेंट इन रेगुलर क्लासरूम सेटिंग, कि मान लो जो गिफ्टेड बच्चा है ना, उसको मैं बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ बिठा के कुछ आगे की चीज़ समझाऊंगा तो वो गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बाकी के नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलत, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सिर्फ कौन सा सही है? रेमेडियल टीचिंग, ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि रोहन इज रीडिंग लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक बुक बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू सी व्हाट हैपन्स टू बाहुबली एंड हिज फैमिली। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, कि जो रोहन है ना, वो लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक पढ़ना चाहता है, कि क्योंकि वो वेट नहीं कर पा रहा कि उसकी फैमिली को क्या हुआ था आगे। तो इसमें क्या पता चल रहा है, किस चीज का एग्जाम्पल है ये, कि ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या ये इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक इनका मतलब क्या था? अंदर, सिर्फ अंदर की ही मोटिवेशन है दोस्तों ये, क्योंकि वो बुक के कैरेक्टर्स हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं क्या लिख रहा है समझने के लिए। ओनली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक किसको बोला जाता है? बाहर की मोटिवेशन को, किसी मान लो रियल पर्सन से, कि मान लो कोई उसका फेम, कोई सेलिब्रिटी मान लो वो कह रहा है मैं मोदी जी से सीख रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो बाहरी किसी रियल बंदे से मोटिवेशन ले रहा है। एक्सट्रिंशन बाहर का, बाहर की मोटिवेशन। और इंट्रिंसिक मतलब होती है अंदर की इमेजिनरी चीज, इंट्रिंसिक इमेजिनरी। कार्टून से सीख रहा है वो, तो वो क्या हो गया रोहन के लिए? इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। तो देख लो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिखा है कि नो कनेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं? जिसका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन ना हो, सिर्फ इनर एक्साइटमेंट है उसकी। तो इसलिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1, ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस। तो इमोशंस के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन बोल रहा है इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, कि जो वो इमोशनल चीज़ें होती हैं, अगर आप जितना समझदार बनोगे, पढ़ाई करोगे, समझदार बनोगे, तो उससे आपका इमोशनल एक्सप्रेशन भी मॉडिफाई होते हैं, वो और अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, आपके इमोशनल एक्सप्रेशन बिल्कुल इम्प्रूव होते हैं अगर आप समझदार हो, तो पढ़ाई कर रहे हो, लर्न कर रहे हो ज़्यादा चीज़ें। तो सही आंसर ऑप्शन 1 ही है। सेकंड ऑप्शन वैसा समझने के लिए देख लेते हैं, इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या वो इमोशन परमानेंट होते हैं? कभी नहीं होते इमोशन परमानेंट। अभी मैं खुश हूँ इमोशन, अगली देर में क्या होता है, मैं नाराज हो जाऊँ, सैड हो जाऊँ, तो कोई परमानेंट स्टेट थोड़ी है। ऑप्शन नंबर 3, इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई। क्या वो इंटरनल स्टिमुलाई से आते हैं इमोशंस? नहीं, वो तो बाहर की चीज से आते हैं। वैसे अंदर की से भी आते हैं, लेकिन बाहर की से भी आते हैं। तो ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनका अलग मतलब बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है लालन पालन पोषण करना या बढ़ाना उसको, चीज को। फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, कि नीचे कुछ चीजें दी हुई है, कोई टेस्ट, कोई स्टोरी, कोई असाइनमेंट, कोई डिबेट, इस टाइप की चीजें दी हुई हैं। तो उनमें से किस चीज में बच्चे की क्रिटिकल क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ेगी? मान लो मैंने उसको ऑप्शन पहला 1 दिया, मान लो मैंने उसको एमसीक्यू का टेस्ट दे दिया, क्या उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी? कुछ नहीं बढ़ेगी उसकी, वो 4 ऑप्शन पे ही सीमित रह जाएगा। ऑप्शन दे दी, उससे आगे तो वो सोचेगा ही नहीं, वो सोचेगा इन चारों में से कोई एक है, खत्म। तो कुछ बौद्धिक क्षमता बढ़ी उसकी? कुछ नहीं बढ़ा। तो ये गलत है पहला ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या हुआ, असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिएट टाइम लाइन्स ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स। हमने क्या कह दिया, जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट्स है ना, उनके बारे में लिख के लाना है, असाइनमेंट बना के लाना। तो वो भी क्या होगा, उन्होंने कुछ नया सोचा, नहीं सोचा, बस पुराने हिस्ट्री में चले गए और उसके बारे में लिख दिया, अपना दिमाग तो कुछ चलाया नहीं। तो ये भी, इससे भी उनकी क्रिटिकल क्षमता जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, गिविंग वर्कशीट्स टू स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन देयर टेक्स्ट बुक। मैंने बोला कि मैंने तुमको जो चैप्टर पढ़ाया है उसको याद करो और कॉपी में लिखो। इससे भी कोई उनकी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ेगी, ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है। आलोचना, वैसे क्रिटिक्स का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, ठीक है, अच्छाई बुराई करना, ये सब इन तीनों ऑप्शनों से नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 से देखते हैं। ऑप्शन 4 में वो क्या कह रहा है कि टीचर ने क्या बोल दिया उनको, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट बोल दी टीचर ने कि भाई लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। स्टेटमेंट लिख दी टीचर ने ये कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो हमारे देश के बहुत ही महानतम प्रधानमंत्री थे। तो अब बच्चों से बोल दिया, क्या ये मैंने जो बात लिखी है ये सही लिखी है, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है इस पर। तो कोई अगेंस्ट में बोलेंगे, कोई फेवर में बोलेंगे, और इससे उनका जब वाद विवाद होगा तो क्रिटिकल क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आलोचना भी करेंगे, अच्छाई भी करेंगे। तो एक अच्छा तरीका है। वैसे पर्सनली बोलूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, और आप टीचर बनो तो बच्चों को उनके बारे में बताना, ठीक है। ये अनसंग हीरो टाइप है, इनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बट पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यंग पीपल मेनली गर्ल्स एंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या क्या शौक चढ़ गए हैं, वो डाइटिंग करने लग जाती हैं या एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन कर लेती है। मैंने देखा है कि 15-15, 16-16 साल की लड़कियां और जिम जा रही हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। ये एक तरह की, वैसे अच्छी बात है एक्सरसाइज करना, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। आप 10-15 साल में जा रहे हो तो ये जिम ज्वाइन कर रहे हो तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलता है बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो और बाकी की जो भी ये 3 ऑप्शन है ये भी डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई बच्चा कोई डाइटिंग कर रहा है या स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो क्या है, उसको उसको भाई बुलिमिया नर्वोसा नर्वोसा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर ए टीचर व्हेन ही शी इज वर्किंग विद एडोलसेंट स्टूडेंट इज टू, कि सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है जब वो किशोर बच्चों के साथ उनको पढ़ा रही है। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, पहला ऑप्शन, आस्क स्टूडेंट्स टू मेक कंपैरिजन। बच्चों को कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया, तो क्या ये अच्छी बात होगी दोस्तों। कंपैरिजन को हमेशा नेगेटिव शब्द ही लिया गया है दोस्तों, तो कंपैरिजन करना इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। तो ये सही नहीं बात होगी, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा सही, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू फॉर्म हाइपोथेसिस। हमने एक प्रॉब्लम बता दी बच्चों को और उस प्रॉब्लम के बारे में बोल दिया कि इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करो, हाइपोथेसिस बनाओ। तो ये सही होगा, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। 29 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनमें से क्या चीज अच्छी नहीं है, नहीं बताना है। तो फंक्शनल फिक्सडनेस ऑफ स्टूडेंट, हम पहले से कुछ फंक्शन उसके फिक्स कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे उसका विकास नहीं होगा। हमें उन्हें छूट देनी चाहिए, कुछ चीज़ें फिक्स ना करो, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आप लाइक कर सकते हो हमारी वीडियो को, कमेंट कर सकते हो, सपोर्ट करना है तो आप चाहो तो हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ कर भी दो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, फेसबुक पे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो। और
आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।